हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गर्ग एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, जिसे हम बाल अपराधी बालक कहते हैं। आज हम जानेंगे बाल अपराधी बालक क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या कारण हैं और इस बाल अपराध को रोकने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे बाल अपराध क्या होता है। तो कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी कहलाता है। समाज विरोधी अर्थात समाज के अनुकूल ना चलने वाला। तो ऐसा बालक अपने हिसाब से कार्य करता है, समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, साथ ही साथ समाज में अव्यवस्था फैलाता है। ये बालक अवयस्क होता है, एडल्ट नहीं होता, और इसकी एज लगभग 7 वर्ष से 18 वर्ष की निर्धारित की गई है। अकॉर्डिंग टू हेडफील्ड, बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। असामाजिक यानी कि समाज के विरुद्ध। डेलिक्वेंट में बी डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर। ऐसे ही हीली महोदय ने कहा है, वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है। सामाजिक मापदंड यानी कि सोशल जो भी नॉर्म्स होते हैं उनसे भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है। अ चाइल्ड who deviates from the social norms of behavior is called delinquent। ऐसे बच्चे डेलिक्वेंट या बाल अपराधी कहलाते हैं। इन्हें हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी भी बोलते हैं। वैलेंटाइन ने इनके विषय में कहा है, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। अर्थात ऐसा एक शब्द है जो कि बच्चा किसी कानून को भंग करना कर, मतलब किसी नियम को नहीं मानने या किसी नियम को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द टर्म डेलिक्वेंसी रिफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ सम लॉज। ये थे हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेलिक्वेंसी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेलिक्वेंसी। ये डेलिक्वेंट बालक कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके हम कह सकते हैं कि इस तरह का बालक बाल अपराधी है। जैसे ये लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। इन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी तो इन्हें मन करता है कि हम उस चीज़ को पालें। इनके अंदर यौन अपराध की प्रवृत्ति भी पाई जा सकती है। छोटी अवस्था में भी ये गलत कार्य में संलिप्त हो सकते हैं। आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, ये जल्दी ही नाराज़ हो जाते हैं, किसी पर भी हमला कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ बाल अपराधी ऐसे भी होते हैं जो अपने साथियों का या अपने बड़ों का मर्डर तक भी कर देते हैं। नेक्स्ट, चोरी करने, इनका जो एक प्रकार है, चोरी कर लेते हैं। छोटेपन से ही बच्चे, अगर उन्हें नहीं रोका जाए तो अपने फ्रेंड्स की पेंसिल उठा लेना, ये सामान उठा लेना, वो सामान उठा लेना, धीरे धीरे उनके अंदर वही आदत बन जाती है। जुआ खेलने लगते हैं, घर से भाग जाते हैं या विद्यालय से भाग जाते हैं या क्लास छोड़ के चले जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो बालक होते हैं ये अनैतिक आचरण भी करते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल बच्चे के समान नहीं होता। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिक्वेंट चाइल्ड। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो पहली बात, ऐसा नहीं है कि ये अगर बाल अपराधी है तो शरीर से कमज़ोर होगा। ये शरीर से बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। ये असंवेगात्मक रूप से अपने आप को संभाल नहीं पाते, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। ये आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी ये होती है कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, अपनी बात पर ही ये अडिग रहते हैं, ठीक है। ये बच्चे साहसी तो होते ही हैं, लेकिन साथ में जिद्दी होते हैं, स्वार्थी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट अपनी बात को आसानी से दूसरों तक पहुंचाना, लोगों के संग जल्दी से घुल मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी अध्ययन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, स्टडी में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इनकी जो IQ है इसीलिए वो लगभग नॉर्मल बच्चों जैसी होती है। ये बच्चे अपने मेल एडजस्टमेंट का शिकार होते हैं, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते अपने वातावरण में। साथ ही साथ ये समाज के विरोधी कार्य करते हैं। जो भी समाज में अमान्य व्यवहार है उसको ये करते हैं, जैसे चोरी करना, जुआ खेलना, भी बताया था हमने, प्रकार में डिस्कशन किया था। चोरी करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, लोभी प्रवृत्ति का होना, इस तरह के असामान्य व्यवहार करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका जो मेन एम समस्या समाधान करना नहीं होता, क्योंकि इनका जो ध्यान है वो बहुत लंबे समय तक एक ही विषय पर नहीं लगता और इनके व्यवहार में क्रूरता और व्याकुलता पाई जाती है। किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी से व्याकुल हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये इनकी कुछ पहचान है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बाल अपराधी हो सकता है। अब बात करते हैं
जो ये बालक होते हैं इसका क्या कॉज है, ये बाल अपराधी क्यों बन जाते हैं। ठीक है, पहले इसमें हम कॉज बात करेंगे जो वंशानुक्रम संबंधी हमारे कारण हैं। वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी से संबंधित हेरिडिटी फैक्टर्स हमारे हैं। इटली के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं लोम्ब्रासो, इनका वो इस बात के बहुत ज़्यादा कम वो थे, हेरिडिटी जो फैक्टर है इसके बहुत ज़्यादा इन्होंने समर्थन किया था, इनके बहुत ज़्यादा फेवर में थे। उनके अनुसार जो अपराधी होता है वो जन्मजात पैदा होता है, अर्थात जो उसके हेरिडिटी के गुण हैं वो ही उसे अपराध की ओर धकेलते हैं, और साथ ही साथ निम्न बुद्धि लब्धि तथा संवेगात्मक रूप से अस्थिर माता पिता की संतानें भी वैसी ही होती हैं। जिन बच्चे माता पिता की बुद्धि लब्धि कम होती है, जिन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, उनकी संतान भी अक्सर वैसी ही होती हैं, अतः इसीलिए ऐसे बच्चे जल्दी ही अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ डगडेल महोदय ने भी एक ड्यूक परिवार का अध्ययन किया था और पाया था कि वंशानुक्रम बाल अपराध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। सेकंड हम बात करेंगे वातावरण संबंधी कारण। वातावरण में हम कई 2-3 वातावरण लेके चलेंगे। सबसे पहले हम स्कूल घर का वातावरण डिस्कशन करेंगे, फिर हम स्कूल का वातावरण करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर हमें बच्चों को जो हम वातावरण दे रहे हैं अगर वो सूटेबल नहीं है तो भी वो बहुत आसानी से अपराध की ओर मुड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली एटमॉस्फेयर की। अगर मान लीजिए घर जो परिवार है आपका उसमें बालक पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो बच्चा बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार रखा जाता है, उस पर ध्यान बस ये सोचते हैं कि बस ठीक है जो कर रहा है वो सही है, उसको कंट्रोल नहीं किया था, उसको कोई उसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, ऐसा बच्चा जल्दी ही बाल अपराधी बन सकता है। घर में अगर किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता के बीच में डिवोर्स हो चुका है या किसी एक की डेथ हो चुकी है, सिंगल मदर या सिंगल फादर है, तो उस कंडीशन में बच्चे पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपराध की ओर मुड़ सकता है। घर में अगर पॉवर्टी है तो क्या होता है कि कभी कभी गरीबी जो होती है वो हमें गलत प्रवृत्ति की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। इसी तरह से अगर हम बच्चे के इंटरेस्ट को एक ध्यान ना दें, उसकी रुचि के अनुसार उसे पढ़ाएं नहीं, उसकी रुचि के अनुसार उसे कार्य ना करने दें, तो भी उसके अंदर क्रोधी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, जो कि बाल अपराध का एक प्रकार है। इसी के साथ साथ मान लीजिए घर पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। एक तो होता है बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होना, बिल्कुल बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना, और दूसरा होता है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। उस कंडीशन में बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, उन नियमों के उन अनुशासन के खिलाफ खड़ा होने लगता है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए घर का कोई सदस्य अपराधी प्रवृत्ति का है तो ऐसे बच्चे भी बाल अपराध की ओर उस व्यवहार को देखकर उस ओर अग्रसर हो सकते हैं। माता पिता अगर सही नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर माता पिता शारीरिक या मानसिक दोष से ग्रसित हैं, हाँ, तो जो शारीरिक और मानसिक दोष है इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। अगर परिवार बड़ा है, हाँ, जो बिग फैमिलीज़ होती हैं, हम ये कहते हैं जॉइंट फैमिली अच्छी है, लेकिन अगर हम बच्चे पर इंडिविजुअली अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बच्चे को केयर नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में बच्चा हीन भावना से ग्रसित होकर गलत प्रवृत्ति पर जा सकता है। अगर वी आर अनेबल टू कंप्लीट हिज नीड्स, हम अगर उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो गलत दिशा में मुड़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि बच्चे के जो माता पिता हैं अगर वो शिक्षित नहीं हैं, उसे सही दिशा में उसे वो मोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको सही गलत का ज्ञान नहीं करा सकते हैं, बच्चा क्या कर रहा है इस पर उनका ध्यान नहीं जाता है, उस कंडीशन में भी बच्चा स्वतंत्र हो जाता है और गलत संगत में पड़कर बाल अपराध की ओर मुड़ सकता है। अब बात करते हैं हम स्कूल एटमॉस्फेयर की। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। स्कूल एटमॉस्फेयर अगर ठीक है, स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं और आपके साथी हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, अगर ये कहीं भी असंतुलन है तो बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए स्कूल में आप पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दी जा रही है, आपके व्यक्तित्व का सम्मान नहीं किया जाता, आपकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो बच्चा गलत संगत में पड़ सकता है। पढ़ाते समय, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पढ़ाते समय अगर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया जा रहा है, उसको किसी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता, गेम्स हैं, आपका प्ले है, डिबेट्स हैं,
हाँ, सेमिनार्स हैं, अगर ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, इनमें उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता तो सिर्फ पढ़ाई से ही भी वह बोर हो सकता है और गलत दिशा में बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए टीचर्स के द्वारा उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही दिशा निर्देशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो आपका व्यवहार है, शिक्षक का एक जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स के संग, हाँ, अगर वो सूटेबल नहीं है, शिक्षक और छात्र में व्यवहार में आपस में तालमेल अच्छा नहीं है, तो क्या हुआ, बच्चा गुस्से के मारे गलत प्रवृत्ति की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि वो छोटा है, उसके अंदर समझ कम है। इसी के साथ साथ आप जो टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो टीचिंग मेथड्स बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बार बार वही बात आती है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल में बहुत कठोर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन सभी जानते हैं, जो डिसिप्लिन है वो डेमोक्रेटिक ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को अपनी बात कहने का मौका भी दिया जाता है। साथ ही साथ अधिक गृह कार्य अगर हम बच्चे को देते हैं, ज़्यादा होमवर्क की वजह से भी बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता या झूठ बोलने लगता है या कोई और बहाने बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह से जब हम एग्ज़ाम कराते हैं, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी है, अगर उसका पढ़ा हुआ नहीं है, तो भी बच्चा नकल करने की प्रवृत्ति की ओर रुक सकता है। हाँ, नकल करने के लिए वो नए नए तरीके अपना सकता है, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ पास होना होता है। तो ये थे हमारे कुछ स्कूल से रिलेटेड फैक्टर। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके संवेगों से ज़्यादा संबंधित हैं, ठीक है। जब बच्चे के अंदर किसी भी तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके अंदर ये लगता है कि उसको कहीं ना कहीं से फेलियर फील हो रहा है, उसके अंदर कहीं डर बैठा हुआ है या असुरक्षा की भावना आ जाती है, तो ये जो भावनाएं हैं, हीनता है, असुरक्षा है, ये बच्चे के विकास को सही ढंग से नहीं होने देती और कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके को कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा और वो अपना भी स्वयं रेस्पेक्ट नहीं कर पाते, आत्मसम्मान के अंदर कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा आपराधिक व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वो सही गलत का उस कंडीशन में डिसीज़न नहीं ले पाता, उसका मेंटली बैलेंस बिगड़ चुका होता है, उसे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन रहती है और ये जो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है उसे अपराधी बनने में सहायता प्रदान करती है। ये था हमारा मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर। हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इन बालकों का जब अध्ययन किया तो देखा कि जो बच्चे शारीरिक बनावट में साधारण व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, जैसे कोई नाटा है, कोई ज़्यादा लंबा है या कोई पतला है या कोई कमज़ोर है या कोई बहुत फैटी है, तो वो अपने उस फिजिक से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें लगता है उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, और ये कमी उनको बाल अपराध की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपराधी बालक जो है अक्सर उन्हें ऐसा नहीं है कि शारीरिक दोष पाया ही जाए, कभी कभी शारीरिक दोष की वजह से उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है और उन्हें लगता है कि वो समाज के अन्य लोग उनको सही दृष्टि से नहीं देखते, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते और जिससे उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है और इसके बदले में वो क्या करते हैं, बदले की भावना से प्रेरित होकर वो अपराधियों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सामाजिक कारक होते हैं, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में सही व्यक्ति नहीं रहते, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं, तो बच्चे के अंदर भी उस संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपके बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है, परिवार के लोगों के संग उसका अच्छा उठना बैठना नहीं है, समाज में अच्छा आदर नहीं है या समाज में आसपास का जो वातावरण है वो अपराधी से या सामाजिक विघटन कुप्रथाओं से घिरा हुआ है, तो उन सब का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल फैक्टर की। इसके जो शैक्षिक कारक हैं वो क्या हैं। शैक्षिक कारक एक तरह से आपके स्कूल से रिलेटेड फैक्टर्स ही हैं जो हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे कल्चरल फैक्टर्स। हम जिस भी संस्कृति में रहते हैं, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, ठीक है, उस संस्कृति को में सब तरह के लोग होते हैं। आज जो समाज है, आधुनिक समाज है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है और एक तरह से देखा जाए तो जो आज की पॉलिटिक्स है वो भी बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ये मीडिया है ये भी गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा
तेज़ी से प्रचार प्रसार कर रहा है, जिसका प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। एक छोटा बालक जो सही गलत के विषय को नहीं जानता है, जब उसे अश्लील साहित्य और जो पिक्चर्स हैं वो दिखाई जाती हैं, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और वह बाल अपराध की ओर बढ़ने लगता है। ये थे सम कॉजेज़ जिसकी वजह से बच्चा अपराध की प्रवृत्ति, क्योंकि बच्चा जन्मजात अपराधी तो बहुत कम रेयर ही मिलेंगे, लेकिन हमारा जो वातावरण है, हमारा जो उसके संग व्यवहार है, वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात आती है कि इनको हम कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो ये बाल अपराधी है, इसकी हमें रोकथाम के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला जो उत्तरदायित्व होता है वो फैमिली का होता है। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, और परिवार के सदस्य को क्या चाहिए, जो हमने अभी तक इनके कॉज पढ़े थे उन सारे कॉजों को रिमूव कर देना चाहिए। अर्थात परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, माता पिता को सही रहना चाहिए, उनका शारीरिक मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, वो आदर्श होने चाहिए, उनके अंदर किसी भी तरह की हीन भावना नहीं होनी चाहिए, बच्चों के संग उनके अच्छे संबंध होने चाहिए, बच्चों के संग उनके ऐसे संबंधों की बच्चे अपने संगठित सारी घटनाओं को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ठीक है, घर का जो अनुशासन है वो नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कठोर है, बच्चे को भी अपने विषय में बताने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात करती हैं इसमें इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्कूल के वातावरण में सुधार कर सकते हैं। स्कूल के वातावरण में सुधार करने के लिए हमें क्या करना है, जो अभी तक हमने कॉज करे थे, जो टीचर स्टूडेंट्स का सबसे पहली बात है, इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बच्चे को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, अपनी बात को प्रेजेंट करने का उसे मौका दिया जाना चाहिए। जब एग्ज़ाम हम करवा रहे हैं तो एग्ज़ाम करवाते समय उसके सही पैटर्न होने चाहिए, हर बच्चे को सही ढंग से समझाया जाना चाहिए पेपर से पहले ही उसे क्या और कैसे करना है। साथ ही साथ बच्चे को अपने खाली समय में के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ बैठकर वह अपने सब्जेक्ट के विषय में अध्ययन कर सकता है। उसको विद्यालय में धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, योग्य व्यक्तियों का और महापुरुषों के आचरण के बारे में बताया जाना चाहिए, ये उसके पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए। टीचिंग करते समय ऐसे टीचिंग मेथड्स हो कि प्रत्येक बच्चा उससे लाभान्वित हो सके, अच्छी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसमें स्वस्थ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। समय सारणी टाइम टेबल इस तरह से हो क्लास का कि बच्चे को पढ़ने के साथ साथ अन्य एक्टिविटी करने का पूरा मौका मिले। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे विद्यालय के वातावरण में, तो इस बाल अपराध की प्रवृत्ति से हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर जो बच्चा बहुत ज़्यादा विशेष तौर से अपराध कर चुका है, उसको स्पेशल होम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो घर के वातावरण में ही आराम से ठीक हो जाते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लगता है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जा चुका है, हाँ, उसका जो विकास है वो अवरुद्ध होने लगा है, तो ऐसे बच्चों को एक ऐसा वातावरण दिया जाता है जहाँ पर उन्हें सुधरने का मौका दिया जाता है। इनके लिए सेपरेट स्कूल्स या होम्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ सामाजिक सुधार के कार्यक्रम भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है, अगर उस समाज में बेरोज़गारी रहेगी, गरीबी रहेगी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा रहेगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं, नशाखोरी है, ये सभी सामाजिक समस्याएं, इनका समाधान होना चाहिए, तभी बच्चा इन बुराइयों से दूर हो सकेगा। और जब बच्चा दूर हो सकेगा तो सीधी सी बात है, उसमें सुधार आना अपने आप ही प्रारंभ हो जाएगा, वो उस पर किसी भी बुरी आदत का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ अपने ड्यूटीज़ निभानी है। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चे के लिए खेल कूद के मैदान बनाए, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करे, उनके जो लेज़र टाइम होता है उसको सही ढंग से व्यतीत करने का समुचित उन्हें प्रबंध करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा साहित्य और ऐसी मूवीज़ नहीं डिस्प्ले होनी चाहिए जिससे कि बच्चे पर गलत प्रभाव पड़े। ऐसे जो चलचित्र हैं इस पर गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा लगा देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर गवर्नमेंट भी ध्यान रखेगी तो बच्चों को हम इस प्रवृत्ति से होने से रोक सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है बच्चे को। अगर थोड़ा सा बच्चा अपराध की ओर जैसे आपको लगा प्रवृत्त होने लगा है, तो हम उसे किसी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक के पास ले जाकर
उसकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं इन्हें बहुत सारे ऐसे टेस्ट और मेथड्स आते हैं जो बच्चे के उसके ऊपर ये अप्लाई करके बच्चे के विषय में जानकर बच्चे के संग अपने अच्छे संबंध बनाकर उसकी उस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ हमारे सैचुरेटरी रेमेडीज़ भी हैं, वैधानिक उपचार भी हैं, जिससे कि हम बाल अपराधी बच्चों को सुधारने में हमें सहायता मिलती है। इसमें विशेष तौर से हमारे विशेष न्यायालय होते हैं, स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, रिफॉर्मेटरी स्कूल्स होते हैं, जहां बच्चों को इसी प्रकार के बच्चों को सही ढंग माहौल देकर उन्हें सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाता है। भारत में जो पहला अपराधी प्रशिक्षण अधिनियम बना था वो 1938 में बना था, फर्स्ट ऑफेंडर्स प्रोबेशन एक्ट 1938। इसके साथ साथ भारत में सुधार स्कूल अधिनियम 1897 में तैयार आ गया था। इंग्लैंड में 1902 में इंग्लैंड में पहला बोर्स्टल विद्यालय बना था। ये एक तरह से गैर सरकारी जेल खाना होता था जहाँ बच्चे को सुधरने का पूरा मौका दिया जाता था। भारत में भी बोस्टल संस्थाएं बन चुकी हैं, बोस्टल विद्यालय बन चुके हैं, जिसमें कि मद्रास, बम्बई, बंगाल, मैसूर आदि में ये विद्यालय खोले जा चुके हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा भी अवेयर हो जाएं तो हम इन बच्चों को इस गलत प्रवृत्ति में जाने से रोक सकते हैं। और ये हमारा अपना नैतिक कर्तव्य भी है कि अगर हमें लग रहा है कोई बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो उसे तुरंत समझाकर या उस परिवार से मिलकर उसके विद्यालय में बात कर उसकी इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।